हेलो एवरीवन। तो अपन डिस्कस कर रहे थे ओटी एनेस्थीसिया इमरजेंसी आईसीयू के अंदर फ्यूचर मटेरियल को, उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपन फ्यूचर मटेरियल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओटी एनेस्थीसिया आईसीयू और इमरजेंसी पढ़ रहे हैं अपन। हमने कल फ्यूचर मटेरियल्स के अंदर लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने कौन कौन से फ्यूचर मटेरियल स्टार्ट किए थे। अपन ने नेचुरल एब्जॉर्बल फ्यूचर में, जिसमें कैटगट पढ़ा था, और कैटगट के बाद में क्रोमिक कैटगट के बाद में कोलेजन फ्यूचर्स को पढ़ा था। किसके अंदर? नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया था अपने एब्जॉर्बल सिंथेटिक फ्यूचर, वो फ्यूचर जो किसी केमिकल प्रोसेस से किसी कंपनी में बनाए जाते हैं और ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था वाइक्रिल, और वाइक्रिल के टाइप्स में अपन ने देखा था कौन सा, एक वाइक्रिल रैपिड, ओके, जिसको पॉलीग्लेक्टिन 9 स्लाइस 0 भी बोलते हैं। इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको वाइक्रिल रैपिड बोला जाता है। ओके। वाइक्रिल प्लस पढ़ा था। ट्राइक्लोसन, इसके ऊपर एंटीबायोटिक का लेप लगा होता है ताकि ये क्या करता है, इन्फेक्शन के रिस्क को डिक्रीज करता है, वाइक्रिल प्लस। और एक होता है वाइक्रिल बारबेड। ओके। वाइक्रिल बारबेड की बात करें, बारबेड वाइक्रिल की बात करें, तो इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये फेस लिफ्ट सर्जरी में यूज में लिया जाता है। किसी टिश्यू को लिफ्ट करके अगर रखना हो तो इस टाइप का फ्यूचर यूज में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं बारबेड वाइक्रिल। ये क्या, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पेनफुल होता है, पेनफुल सिस्चरिंग होती है। यूज इन फेस लिफ्ट सर्जरी, कहाँ पे यूज में लिया जाता है? यूज इन फेस लिफ्ट सर्जरी। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जब फ्यूचरिंग करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज पेनफुल फ्यूचरिंग। क्या होगा? पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके। तो ये थे वाइक्रिल्स के टाइप, जिसमें अपन ने 3 टाइप से पढ़े, एक वाइक्रिल रैपिड, एक वाइक्रिल प्लस और एक बारबेड वाइक्रिल। इसका ड्यूरेशन की बात करें रिमूवेबल की, तो कब इसको एब्जॉर्प्शन के कब एब्जॉर्ब होता है, कितने दिनों में? 60 टू 90 डेज। कौन से प्रोसेस से? प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस से। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीग्लेक्टिन प्रेजेंट होता है। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप वाइक्रिल यूज़ करते हैं तो ये मल्टी फिलामेंट है, और मल्टी फिलामेंट के साथ में आपको, मल्टी फिलामेंट के आपके साथ में जो फ्यूचर, जब भी सर्जन को आप हैंड ओवर करते हैं, सर्जन को देते हैं, तो फ्यूचर के ऊपर आपको क्या अप्लाई करके देना है? पैराफिन। लिख लीजिए यहाँ पे, विथ मल्टी फिलामेंट फ्यूचर यूज पैराफिन जेली टू स्मूथ द स्ट्रक्चर। पैराफिन जेली जब इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होगा तो डिक्रीज टिश्यू या फिर सब म्यूकोजल इंजरी। चलिए, तो विथ मल्टी फिलामेंट क्या यूज़ करना है आपको? पैराफिन जेली यूज़ करना है। पैराफिन जेली इसके ऊपर अप्लाई करके देनी है, ताकि ये क्या करेगा? स्मूथ करेगा इसकी स्ट्रक्चर को, क्योंकि मल्टी फिलामेंट होता है, इसकी थोड़ी सी हार्ड सरफेस होती है। और जब आप पैराफिन जेली अप्लाई करके देंगे तो इस सब म्यूकोसा लेयर को इंजरी होने के, डैमेज होने के चांसेस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो जब भी आप अगर ड्यूटी लगे तो वाइक्रिल हो, या फिर आप अगर फ्यूचर दे रहे हैं कौन सा, मल्टी फिलामेंट में कौन सा सिल्क दे रहे हैं, तो भी वहाँ पे आपको ऊपर, उसके ऊपर जेली अप्लाई करके देनी है। मोस्टली ओटी में होता क्या है, पैराफिन अवेलेबल नहीं होता तो लिग्नोकेन जेली अप्लाई करके देते हैं। हालांकि ये भी हम अप्लाई करके दे सकते हैं, लेकिन मतलब रिक्वायरेबल कौन सी होती है? हमेशा पैराफिन जेली। चलिए, नेचुरल एब्जॉर्बल में नेक्स्ट फ्यूचर की बात करें तो वो कौन सा फ्यूचर है? वो कौन सा फ्यूचर है नेचुरल एब्जॉर्बल में? वो है आपका मोनोक्रिल। नेचुरल एब्जॉर्बल फ्यूचर में नेक्स्ट कौन सा फ्यूचर है? मोनोक्रिल। दिस वन इज मोनोक्रिल फ्यूचर। ओके। ये कैसा, किस टाइप का फ्यूचर है? मोनोफिलामेंट। ये सिंगल फिलामेंट से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? मोनोफिलामेंट।
मोनोफिलामेंट। ओके, मोनोफिलामेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीग्लाइकेप्रोन, पॉलीग्लाइकेप्रोन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीग्लाइकेप्रोन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीग्लाइकेप्रोन 25। क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीग्लाइकेप्रोन 25%। ओके। इस मोनोक्रिल च्यूचर को हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू की च्यूचरिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। कब यूज में लेंगे इसको? यूज फॉर सबक्यूटिकुलर च्यूचरिंग। सबक्यूटिकुलर च्यूचरिंग के लिए इसको यूज में लेंगे। वहाँ पे स्किन को च्यूचरिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सबक्यूटेनियस इससे ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और मोस्टली यूज में लिए जाते हैं प्लास्टिक सर्जन के द्वारा। प्लास्टिक सर्जन या फिर जब भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कोई कॉस्मेटिक स्ट्रक्चर को आपको मेंटेन करके रखना होता है। ओके, कॉस्मेटिक स्ट्रक्चर को, जैसे कि कोई फेशियल सर्जरी हो गई और फेशियल सर्जरी के ऊपर इंसिजन लगा है और वहाँ पे स्कार नहीं हो, स्कार को प्रिवेंट करने के लिए च्यूचर यूज में लिया जाता है। वो कौन सा होता है? वो होता है सबक्यूटिकुलर च्यूचर। और यूज में लेते हैं मोनोक्रिल, ताकि ये क्या होगा? सबक्यूटेनियस च्यूचरिंग कर देंगे आप तो बाहर आउटसाइड में स्किन के ऊपर स्कार विजिबल नहीं होगा च्यूचरिंग का ये, क्योंकि इनसाइड में सबक्यूटेनियस होगा तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो इंसिजन है वो भी स्लोली स्लोली डिसअपियर हो जाएगा, स्कार का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मोस्टली प्लास्टिक या फिर कॉस्मेटिक सर्जन द्वारा सबक्यूटिकुलर च्यूचरिंग किससे की जाती है? मोनोक्रिल से। ओके। इसके एब्जॉर्प्शन टाइम की बात करें कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन के ड्यूरेशन की बात करें तो 90 टू 120 डेज के अंदर ये क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। तो मोनोक्रिल के साथ में आपको क्या रखना है? पॉलीग्लाइकेप्रोन 25 से बना हुआ होता है ये। ओके। सब क्यूटिकुलर च्यूचरिंग के लिए मोस्टली प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? 90 टू 120 डेज। ओके। नेक्स्ट, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। नेक्स्ट सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल कौन सा च्यूचर है? डेक्सॉन। ओके, दिस वन इज डेक्सॉन। डेक्सॉन की बात करें तो ये भी क्या है? मोनोफिलामेंट। डेक्सॉन इज ऑल्सो ए मोनोफिलामेंट च्यूचर। ये क्या है? मोनोफिलामेंट च्यूचर है। ओके। इसकी बात करें कि ये डेक्सॉन है, ये किससे बना होता है? तो ये क्या, हाँ, किससे बना होता है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड किससे बना हुआ है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बीइंग ब्रेडेड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड किससे बना हुआ होता है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से। ओके। ये मोनोफिलामेंट नहीं, ये ब्रेडेड है, इसलिए ये क्या होता है? मल्टी फिलामेंट होता है। सॉरी, इसको काट लीजिए आप। ये मोनोफिलामेंट नहीं है, ये क्या है? मल्टी फिलामेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेडेड लिखा हुआ है। ब्रेडेड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ब्रेडेड का मतलब अपन स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? ब्रेडेड कहो या फिर उसको पॉली या फिर मल्टी फिलामेंट कहो, एक ही बात है। तो ये कैसा च्यूचर है? ये ब्रेडेड है, पॉली या फिर क्या है? मल्टी फिलामेंट है। ओके। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन इसको सर्जन मोस्टली यूज में नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं। हॉस्पिटल में आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन सर्जन इसकी डिमांड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके साथ में ई कोलाई और स्टेप ऑरियस की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ में जहाँ कहीं पे भी डेक्सॉन लगा हुआ होगा उसके साथ में ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको क्या करते हैं? इसके साथ में अटैच होते हैं। एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी। जहाँ पे च्यूचर होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बैक्टीरिया के होने के चांसेस रहते हैं। तो वो जैसे ये बैक्टीरिया होंगे तो वहाँ पे क्या कॉज करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसलिए सर्जन ज़्यादातर इसको अवॉइड करते हैं, यूज़ में नहीं लेते हैं। तो आपको क्या याद रखना है इसके साथ में? हाईएस्ट एफिनिटी फॉर एडहेरेंस टू ई कोलाई एंड स्टेफिलोकोकस ओरियस। ओके।
इसलिए ये ज़्यादा होगा, एफिनिटी ज़्यादा है तो इन्फेक्शन के चांसेज भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए सर्जन जहाँ तक वो इसको अवॉइड करते हैं। इसके एब्जॉर्प्शन टाइम की बात करें, एब्जॉर्प्शन का ड्यूरेशन की बात करें तो 60 टू 90 डेज़ के अंदर ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कितने दिन में, 60 टू 90 डेज़ के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करें सिंथेटिक एब्जॉर्बल में, तो नेक्स्ट फीचर कौन सा आएगा, पीडीएस। सिंथेटिक एब्जॉर्बल में नेक्स्ट फीचर कौन सा है, पीडीएस। दिस वन इज पीडीएस। ओके, पीडीएस ऊपर लिखा हुआ है, वॉयलेट कलर का होता है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। और ये कैसा फीचर है, मोनोफिलामेंट, सिंगल फिलामेंट का बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोफिलामेंट। कैसा फीचर है, मोनोफिलामेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉली डाईऑक्सोनॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉली डाईऑक्सोनॉन फ्यूचर। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉली डाईऑक्सानॉन। ये जो फ्यूचर के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, इसको आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि कहीं पे भी सर्जन या फिर आपको एग्जाम में भी कभी कभी ये नाम देखे कि कौन से फ्यूचर के अंदर पॉली डाईऑक्सानॉन प्रेजेंट होता है, फिर ऑप्शन में देंगे आपको पीडीएस, वाइक्रिल, सिल्क। तो आपको स्पेशली ये जो केमिकल नाम है इसका, ये आपको याद रखना है। ओके, इस ब्रांड नाम के साथ में, पीडीएस नाम के साथ में। ओके, बात करें अगर स्टेराइज करना हो इस पीडीएस को, तो स्टेराइज कैसे करेंगे आप, स्टेरिलाइजेशन। तो इसको करवाना होता है आपको ईटीयू। कैसे स्टेरिलाइज करेंगे, ईटीयू करवाना होता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कभी एग्जाम में कि वो कौन सा फ्यूचर है जो जिसकी लोएस्ट एफिनिटी है बैक्टीरिया के साथ में, जैसे कि ई कोलाई या फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तो पीडीएस एक ऐसा फ्यूचर है जिसके साथ में बैक्टीरिया की एफिनिटी सबसे ज़्यादा, सबसे कम होती है। ओके, मिनिमम। तो आप क्या लिखेंगे, लोएस्ट एफिनिटी विथ ई कोलाई एंड स्टेफिलोकोकस ओरियस। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही इफिनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे कि वो कौन सा फ्यूचर है सिंथेटिक एब्जॉर्बल जिसकी ड्यूरेशन सबसे लॉन्ग है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला फ्यूचर कौन सा है, तो ये है पीडीएस। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 180 डेज, कितने दिन में, 180 डेज, 180 डेज के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। कहाँ कहाँ यूज में लेंगे, यूजेज की बात करें तो, यूजेज की बात करें क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो ऐसी जगह पे यूज लेंगे जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक लीकेज की पॉसिबिलिटी हो। जैसे कि आप बॉवेल की सर्जरी कर रहे हैं। ओके, बॉवेल की सर्जरी में बहुत ज़्यादा एनास्टोमोसिस, जैसे कि विपल प्रोसीजर किया, तो विपल प्रोसीजर में बहुत सारे इंटेस्टाइन के पार्ट्स को कट करके एनास्टोमोसिस किया जाता है विपल्स प्रोसीजर में। तो वहाँ पे एनास्टोमोसिस के लिए कौन सा फ्यूचर यूज में लेंगे, पीडीएस, विपल्स प्रोसीजर। कहाँ यूज में लेंगे, विपल्स प्रोसीजर के अंदर। ओके, या फिर और कहाँ लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है, अगर ट्रेक्योब्रोंकियल फिस्टूला है, ओके, और उसको रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, पीडीएस यूज में लेंगे। ट्रेक्यो ब्रोंकियल फिस्टूला, ओके, या फिर अगर बॉवेल का एनास्टोमोसिस कर रहे हैं सिंपल, तो भी बॉवेल एनास्टोमोसिस कहाँ पे यूज लेंगे, बॉवेल एनास्टोमोसिस के अंदर। तो ये तो हो गए आपके सिंथेटिक एब्जॉर्बल फ्यूचर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन नॉन एब्जॉर्बल नेचुरल फ्यूचर। वो फ्यूचर जो किसी कंपनी, किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। नॉन एब्जॉर्बल नेचुरल फ्यूचर।
नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल फ्यूचर, वो फ्यूचर जो एब्जॉर्ब नहीं होते और नेचुरली फॉर्म किए जाते हैं। चलिए फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट नंबर पे तो कौन सा होगा, सिल्क। फर्स्ट नंबर पे कौन सा होगा, सिल्क। इसके ऊपर सॉफ्ट सिल्क लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा फ्यूचर है, सिल्क। सॉफ्ट सिल्क इसकी कंपनी है। ओके, वैक्स कोटेड ब्रेडेड सिल्क होता है। ओके, ये भी क्या है, ब्रेडेड या फिर मल्टी फिलामेंट। ब्रेडेड या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टी फिलामेंट। तो जब भी आप इसको सिल्क को सर्जन को हैंड ओवर करेंगे या फिर पास आउट करेंगे, कहीं भी फ्यूचरिंग यूज में लाएंगे, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, जेली। कौन सी, पैराफिन जेली को प्रायोरिटी देंगे। अगर पैराफिन नहीं हुई तो लिग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ब्रेडेड मल्टी फिलामेंट। नॉर्मली इसको यूज में कहाँ पे लेते हैं, स्किन की अगर च्यूचरिंग करनी हो तो यूज में लेते हैं सिल्क, स्किन च्यूचरिंग। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें कि नेक्स्ट नॉन ऑब्जर्वेबल नेचुरल फ्यूचर कौन सा है, कॉटन का फ्यूचर आता है, जिसको मोस्टली फ्रीक्वेंटली कहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल होता नहीं है, रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसको नॉट यूज्ड मच, इसको मोस्टली यूज में नहीं किया जाता है। ओके, कॉटन को। चलिए नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट नॉन ऑब्जर्वेबल की बात करें तो स्टील। ओके, स्टील में स्टील के अंदर आपने देखा होगा एक तो स्टील वायर या फिर एक स्किन स्टेपलर, एक आपने देखा होगा स्किन स्टेपलर या फिर स्टील का वायर आता है। वायर को कहाँ पे, जब पेशेंट की CABG की जाती है तो स्टेनम को ओपन किया जाता है, स्टेनोटॉमी की जाती है, और उस स्टेनम को वापस स्टिच करने के लिए कौन सी फ्यूचर यूज में लेते हैं, तो वहाँ पे या तो इथी बॉन्ड लेंगे या फिर स्टील का वायर यूज में करते हैं। ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्टील वायर को यूज में लिया जाता है, स्टील वायर को। और स्किन स्टेपलर भी स्किन फ्यूचरिंग के लिए यूज में ली जाती है। इथिलॉन की जगह पे स्किन स्टेपलर को यूज में लेते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, टाइम को बचाती है, टाइम मैनेजमेंट के लिए जल्दी जल्दी स्टेपल करके स्किन क्लोज कर सकते हैं, जबकि इथिलॉन से अगर आप स्किन क्लोज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये क्या है, स्किन स्टेपलर। ये क्या है, स्किन स्टेपलर, कोविडियन कंपनी की आती है स्किन। इसमें लगभग 50 या ये 35 लिखा हुआ है, 30 पल्स 35 से क्या होती है, पिंस होती है। ये ऑटोमेटिक स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। ये है स्किन स्टेपलर, स्टील की होती है, इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल जितना फ्यूचर का ड्यूरेशन होता है 15 डेज के अप्रोक्स, इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। चलिए, तो ये थे नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन से, नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फ्यूचर, यानी कि वो ऐसे फ्यूचर जो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसको रिमूव करना पड़ता है, या फिर अगर अंदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन में लगाए जाते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग तक लगे भी रहते हैं, लाइफ लॉन्ग तक लगे भी रहते हैं। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होते, नॉन ऑब्जर्वेबल, लेकिन वो सिंथेटिक होते हैं, किसी केमिकल प्रोसेस से और किसी कंपनी में बनाए जाते हैं, किसी केमिकल प्रोसेस से। तो नेक्स्ट फ्यूचर कौन सा है, नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फ्यूचर। नेक्स्ट फ्यूचर कौन सा है, नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फ्यूचर। ओके, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा फ्यूचर आएगा, प्रोलीन। फर्स्ट फ्यूचर कौन सा है, प्रोलीन। दिस वन इज प्रोलीन। ओके, प्रोलीन की बात करें तो प्रोलीन कौन से टाइप का फ्यूचर है, मोनोफिलामेंट है, ये सिंगल फिलामेंट का बना हुआ होता है, मोनोफिलामेंट, सिंगल फिलामेंट। ओके, चलिए मोनोफिलामेंट के साथ में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी मोनोफिलामेंट की सुचरिंग की जाती है और टाई किया जाता है तो इसकी नोट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, गांठ नहीं लगती, नोट लगाने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए आपको जिस टाइम सर्जन नोट लगा रहा होता है उस टाइम उसके हैंड पे या फिर जहाँ पे नोट लग रही है नोट साइड पे आपको स्लाइन डालना होता है, क्योंकि स्लाइन के साथ में नोट थोड़ी सी टाइट होगी ईजिली, और क्या होती है वो वापस ओपन नहीं होती ईजिली, सर्जन नोट लगा लेता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा केमिकल परसेंट होता है, तो वो होता है पॉलीप्रोपाइलिन,
कौन सा प्रेजेंट होता है? पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन। क्या प्रेजेंट होगा? पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, इसके साथ में इसकी बात की जाए तो इट्स हैविंग, क्या लिखेंगे? इट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी का मतलब होता है कि आप ये जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर आपने फ्यूचर को पैक करके रखा है, कंपनी जब भेजेगी आपके पास में तो इसके पैकेट के अंदर फ्यूचर ऐसे रोल बना के क्या किया हुआ है? पैक किया हुआ है, पैकिंग है। जब भी यूज़ करना होगा इसको आप खोलेंगे, इस फ्यूचर को खोलेंगे, तो जब भी यूज़ करना होगा तो ये जब खोलेंगे तो आपकी टेबल पे भी ये इसी शेप में बड़ा रहेगा, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट करके फिर वापस छोड़ेंगे तो वापस फिर से ये इसी शेप में आ जाएगा। जैसे ही स्ट्रेट करके फिर वापस छोड़ेंगे, वापस इसी शेप में आ जाएगा ये, यानी कि जिस शेप में ये पैकिंग था उसी शेप में बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो अगर आपको एग्जाम में कभी पूछे कि विच फ्यूचर हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो कौन सा फ्यूचर है? प्रोलिन। इसलिए जब भी ये प्रोलिन फ्यूचर यूज़ करते हैं तो उसके साथ में एक स्ट्रेट आर्टरी को यूज़ करते हैं। कैसे? मान लीजिए ये स्किन का या फिर कहीं पे भी ये इंसिजन है, ये इंसिजन है और यहाँ पे प्रोलिन लगाना है। सर्जन ने यहाँ से प्रोलिन लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से इस निडल को इंसर्ट किया, निडल इंसर्ट किया, और फिर यहाँ से जैसे ही टाई करने से पहले कंटिन्यू सूचनिंग करनी है, तो आपको क्या करना है? एक साइड पे, इस एक साइड पे यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं? आर्टरी को, आर्टरी को अप्लाई करके रख देते हैं, ताकि ये क्या है? वापस उसी शेप में नहीं आए जिस शेप में ये पैक था। तो हमेशा अगर प्रोलिन आप सर्जन को पास कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो उसके साथ में आपको एक स्ट्रेट आर्टरी देनी है, ताकि एक साइड से इसको होल्ड किया जा सके, ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी को कम किया जा सके, ठीक है। इसके साथ में एक और इसके साथ में डिफ़िकल्टी क्या है कि पुअर नोट सिक्योरिटी, पुअर नोट सिक्योरिटी। ओके, इसमें इजीली गांठ नहीं लगती है, इसको टाई नहीं किया जा सकता इजीली, इसलिए जब भी यूज़ करते हैं तो आपको इसके साथ में क्या देना है? स्लाइन पुश करना है नोट साइड पे, ताकि इजीली नोट ली जा सके। ओके, चलिए, लैक ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इट मीन्स कि इसकी शेप साइज है वो बिल्कुल भी फिक्स रहती है, जितनी थी उतनी है, इलास्टिसिटी नहीं होती। इसलिए इसको ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लीकेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, जैसे कि वस्कुलर एनास्टोमोसिस, और कहीं पे भी आर्टरी, कहीं पे भी अगर आर्टरी में कोई कट लग गया हो और आर्टरी को वापस सीलना हो, एनास्टोमोसिस करना हो, तो वहाँ पे कौन सा यूज़ में लेंगे? प्रोलिन, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, वहाँ पे कितना भी प्रेशर लग जाए ये इलास्टिक नहीं है, तो वहाँ पे लीकेज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए कौन सा यूज़ में लेंगे वहाँ पे? प्रोलिन। ओके, तो इस इलास्टिसिटी, लैक ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कम है, इसका फ़ायदा उठाया जाता है, और इसको कहाँ पे यूज़ में लेंगे? वस्कुलर एनास्टोमोसिस में, वेस्कुलर एनास्टोमोसिस में। ओके, वेस्कुलर मीन्स कहीं आर्टरी को आर्टरी से जोड़ना हो, वैन को वैन से जोड़ना हो, वैन को वैन से जोड़ना हो, आर्टरी को आर्टरी से जोड़ना हो, ब्लड वेसल्स को जोड़ना हो, उसको क्या बोलेंगे? वेस्कुलर एनास्टोमोसिस। ओके, यहाँ यूज में लेते हैं इसको रेक्टस शीथ क्लोजर। रेक्टस शीथ कहाँ होती है? रेक्टम में नहीं होती है, रेक्टस शीथ होती है एब्डोमन में। जब एब्डोमन कैविटी को ओपन किया जाता है तो एब्डोमन के ऊपर कौन सी मसल्स होती है? रेक्टस मसल्स इसको सप्लाई करती है, और रेक्टस शीथ से कवर होती है एब्डोमिनल कैविटी। जब इसको कट किया जाता है और फिर एब्डोमिनल कैविटी को एक्सेस किया जाता है, कुछ भी प्रोसीजर किया जाता है, तो इस जो रेक्टस शीथ है एब्डोमन की, इसको क्लोज करने के लिए कौन सा फीचर यूज में लेते हैं? प्रोलिन। कौन सा यूज में लेंगे? प्रोलिन, या रेक्टस शीथ क्लोज करने के लिए, या फिर हर्निया मैस फिक्सेशन। ओके, अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए एब्डोमिनल हर्निया, डायफ्रागमेटिक हर्निया, एनगोइनल हर्निया, कोई भी हर्निया हो, और उस हर्निया को रिपेयर करने के लिए मैस यूज में लेते हैं। एक जाली टाइप की, नेट टाइप की स्ट्रक्चर आती है इस टाइप में। ओके, जहाँ से पेरिटोनियल जो लेयर है वो फटी हुई है, वहाँ पे इस नेट को अप्लाई कर देते हैं, और इसमें साइड में क्या लगा देते हैं? च्यूचरिंग लगा देते हैं। तो ये जो साइड वाली च्यूचरिंग होती है इसको फिक्स किया जाता है, ये किससे किया जाता है? प्रोलिन से। ओके, क्योंकि ये जो मैस होती है ये भी प्रोलिन की बनी हुई होती है, ये भी क्या है? प्रोलिन की बनी हुई
होती है। ओके, तो कहाँ यूज मिलेंगे, एक तो वेस्कुलर एनास्टोमोसिस में, कहाँ यूज मिलेंगे, वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, रेक्टस सिस्ट क्लोजर एंड हर्निया मैस फिक्सेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट, नॉन एब्जॉर्बल सिंथेटिक सूचर की बात करें तो वो कौन सा होगा, नायलॉन। ओके, दिस वन इज नायलॉन। ये कौन सा फ्यूचर है, नायलॉन। और ये है मोनोफिलामेंट, सिंगल फिलामेंट का बना होता है। ओके, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल है, एब्जॉर्ब नहीं होगा। कौन से टाइप का फ्यूचर है, मोनोफिलामेंट। कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, कौन सा केमिकल, तो पॉलीएमाइड। कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, पॉलीएमाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है नायलॉन फ्यूचर, ब्लैक मोनोफिलामेंट, पॉलीएमाइड। यहाँ पे इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मली कौन सा प्रेजेंट होता है, पॉलीएमाइड। ओके, अदर नेम, ये जो नायलॉन है ये अदर ब्रांड या फिर जिस तरीके से यहाँ पे इथिलॉन लिखा हुआ है, इथिलॉन नाम से आता है, नायलॉन नाम से आता है, तो अलग अलग ब्रांडेड नाम से भी आता है। तो अदर नेम की बात करें तो वो भी आपको याद रखने हैं। अदर नेम इसके कौन कौन से हैं, ये डर्मेलॉन नाम से भी आता है, किस नाम से, डर्मेलॉन नाम से भी आता है, ये इथिलॉन नाम से भी आता है, जिस तरीके से ये आपको दिख रहा है इथिलॉन। ओके, ये इथिलॉन नाम से भी आता है, ये मोनोसेप नेम से भी आता है, और नायलॉन नाम से भी आता है। ठीक है। स्टेलाइजेशन की बात करें तो इसको ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है और फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर भी रखा जा सकता है। ओके, तो बेस्ट स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव या फिर केप्ट इन फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, कहाँ पे, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर रखा जा सकता है और ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है। इसको यूज कहाँ पे लेंगे, कहाँ कहाँ यूजेज है इसके। ओके, तो मोस्टली यहाँ तो स्किन सीजरिंग के लिए, या फिर किसी नाव कट गई है तो नाव की रिपेयरिंग के लिए, नाव रिपेयरिंग, स्किन च्यूचरिंग, या फिर स्किन क्लोजर इसको बोलेंगे। ओके, स्किन क्लोजर, जब भी किसी ऑपरेट करवाएंगे किसी पेशेंट को, तो स्किन क्लोजर के लिए सर्जन बोलेगा कि स्किन क्लोजर के लिए कौन सा अवेलेबल है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, एथिलॉन को, नायलॉन को। ओके, किसी टेंडन को रिपेयर करना हो तो टेंडन रिपेयरिंग। ओके, किसी ड्रेनेज को फिक्स करना हो तो फिक्स द ड्रेनेज, या फिर आई की जो कैटरेक्ट की सर्जरी होती है उसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी में। ओके, तो ये यूजेज है किसके, नायलॉन के। आपको याद रखना है इसके अंदर कौन सा केमिकल, पॉलीएमाइड, मोनोफिलामेंट है ये। ओके, अदर नाम भी डर्मेलॉन, इथिलॉन और मोनोसेप आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट फ्यूचर सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल कौन सा होगा, पॉलिस्टर फाइबर। सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल में नेक्स्ट फ्यूचर कौन सा है, पॉलिस्टर फाइबर। इस पॉलिस्टर फाइबर को क्या बोलते हैं, इथी बॉन्ड भी बोला जाता है। कौन सा फ्यूचर, इथी बॉन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है इथी बॉन्ड एक्सेल। ओके, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कौन सा प्रेजेंट है, पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर से बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलिस्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए पॉलिस्टर फाइबर फ्यूचर बोला जाता है। ओके, इथी बॉन्ड इसका नाम आता है, इस इथी बॉन्ड नाम से भी आता है। इसको यूज़ में कहाँ पे लेते हैं, रेक्टल शीथ क्लोजर के लिए अपन ने बात की थी, कहाँ पे, अगर स्टेनम को कट कर रहे हैं ड्यूरिंग द
कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सीबीजी सर्जरी में, तो स्टर्नम को वापस फिक्स करने के लिए कौन सा पॉलिस्टर फाइबर च्यूचर यूज में लेंगे, इथिबॉन्ड को, या फिर कोई रिब को कट किया है तो वापस रिब फिक्सेशन के लिए। ओके, तो यूज में कहाँ लेंगे, यूज अगर किसी टेंडन को रिपेयर करना है तो इसको यूज में ले सकते हैं, टेंडन रिपेयर। रेक्टल शीथ को भी इससे क्लोज किया जा सकता है, रेक्टल शीथ क्लोजर। ओके, स्टर्नम या फिर रिब फिक्सेशन भी कौन से ऐसे करेंगे अपन, इथिबॉन्ड से। ओके, तो ये पॉलिस्टर फाइबर या फिर इथिबॉन्ड का यूज हो गया, मोस्टली स्टर्नम और रिब फिक्स करने के लिए यूज में लिया जाता है इसको। ओके, जबकि रेक्टल शीथ क्लोजर तो या तो प्रोलिन से की जाती है या फिर लूप पीडीएस आता है उससे की जाती है। चलिए नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट फ्यूचर कौन सा है, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल में नोवाफिल। नोवाफिल कौन सा है, नोवाफिल। इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, अगर बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या कौन सा केमिकल प्रेजेंट होगा, पॉलीबुटेस्टर फाइबर। इथिबॉन्ड के अंदर कौन सा था, पॉलिस्टर फाइबर, और इसके अंदर है पॉलीबुटेस्टर फाइबर। मोनोफिलामेंट पॉलीबुटेस्टर, ये भी कौन सा है, मोनोफिलामेंट है। पॉलीबुटेस्टर फाइबर। ओके, इसको यूज़ की बात करें तो आउटर स्किन सरफेस के लिए इसका यूज में लिया जाता है, कहाँ पे, आउटर स्किन सरफेस। ओके, इसको मोस्टली यूज में नहीं लिया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर आपको यूज पूछ ले नोवाफिल का तो मोनोफिलामेंट का टाइप का पॉलीबुटेस्टर फाइबर प्रेजेंट है और आउटर स्किन सरफेस में इसको यूज में लिया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गए कंप्लीट च्यूचर जिसमें अपन ने 4 टाइप के मोस्टली पढ़े, 4 टाइप के च्यूचर पढ़े, ऐसे च्यूचर जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन किसी कंपनी में किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनाए जाते, ठीक है, लेकिन कौन से, यानी कि नेचुरल एब्जॉर्बेबल च्यूचर। फिर पढ़ा था सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल, फिर पढ़ा था सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल और सिंथेटिक नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल। तो ये 4 टाइप के च्यूचर पढ़े थे अपन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगर कहीं पे भी कौन सा च्यूचर लगाया है तो कितने दिन में रिमूव करना है आपको। रिमूवेबल यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल च्यूचर अगर स्किन सरफेस पे लगाए हैं आउटर स्किन पे, उसको रिमूव करने का ड्यूरेशन पूछ ले तो बॉडी के कौन से पार्ट पे च्यूचर लगा हुआ है तो उसको कितने दिन में रिमूव किया जाएगा, उसका ड्यूरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार कि अगर बॉडी के पार्ट पे च्यूचर रिमूवेबल टाइम कितना कितना है। च्यूचर रिमूवल टाइम, अगर च्यूचरिंग कहाँ पे की गई है, बॉडी के स्काल्प पे यानी कि हेड के स्काल्प पार्ट पे की गई है तो इसको 5 डेज से रिमूव किया जा सकता है। अगर फेस पे है, च्यूचरिंग कहाँ पे, फेस पे है तो 3 to 5 डेज। अगर नेक पे है तो 5 to 7 डेज। अगर च्यूचरिंग सेस्ट या फिर बैक पे की गई है, चेस्ट पार्ट या फिर बैक ऑफ द बॉडी, तो कितने दिन में रिमूव करेंगे, 5 to 7 डेज। अगर जॉइंट में है तो क्योंकि वहाँ पे जॉइंट में एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, स्किन टेंशन ज़्यादा होगी, तो मिनिमम बात करें तो 14 डेज तक आपको जॉइंट पे च्यूचर लगा हुआ होगा तो उसको रखना पड़ेगा। तो जॉइंट पे कितना, मिनिमम 14 डेज। एब्डोमेन में लगा है तो 12 to
14 डेज, क्योंकि एब्डोमेन की मसल्स में भी टेंशन आती है जब आप खाना वगैरह खाते हैं, तो एब्डोमेन मसल्स में भी टेंशन आएगी, तो वहाँ पे 12 to 14 डेज रखना पड़ेगा आपको। ओके, पाम या फिर सोल पे लगे हुए हैं तो भी 14 to 21 डेज, क्योंकि वहाँ की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है। ओके, तो वहाँ पे भी आपको कितना ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, 14 to 21 डेज। नेक्स्ट बात करें अगर लोअर एक्सट्रीमिटी पे लगा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज देन 10 to 14 डेज, एंड अपर एक्सट्रीमिटीज 7 to 10 डेज। ओके, तो ये क्या है, च्यूचर रिमूवल का ड्यूरेशन है। ये क्या है, च्यूचर रिमूवल का ड्यूरेशन है। चलिए, तो ये तो हो गई आपके च्यूचरिंग का टाइप, कौन कौन सा च्यूचर है और कितने टाइप के च्यूचर होते हैं, ये पढ़ लिया अपन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ये जो च्यूचर है इसके ऊपर जो निडल है, ये जो निडल है, ये निडल यहाँ पे आपको दिख रही है कौन सी टाइप की है, टेपर टाइप की है। तो कुछ च्यूचर की निडल टेपर आती है, कुछ की कटिंग आती है, कुछ की रिवर्स कटिंग आती है, कुछ की स्पेसुलेटेड आती है। तो कौन कौन सा च्यूचर, कौन कौन सी निडल कहाँ पे यूज में लेंगे, और ये जो च्यूचर की निडल है ये कितने टाइप की आती है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, च्यूचर निडल टाइप्स। ओके, फिर निडल होल्डर में आप च्यूचर को कैसे हैंडल करते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, फिर जो च्यूचरिंग की जाती है वो कितने टाइप की च्यूचरिंग की जाती है, च्यूचरिंग के टाइप भी अलग अलग होते हैं, उसको पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, च्यूचर निडल टाइप।